दिन डूब चुका था। वो शहर से लगभग 50-55 किलोमीटर दूर एक जंगल में थे। सबके चेहरे पर ऐसे भाव थे जैसे उनसे ज़बरदस्ती ये करवाया जा रहा हो, सिवाय आरुष के जो सूट के लिए तैयार था। उस घड़ी सड़क पर आवाजाही ना के बराबर थी। यार वो बात बात पर काटने को क्यों दौड़ता है? क्या सच में यहाँ कभी कुछ गड़बड़ थी? बंटी एक माइलस्टोन को घूरता हुआ बोला, जिस पर दर्ज था धनेली 22 किलोमीटर। चलो शुरू करें, आरुष बोला। बंटी ने कैमरा उठाया। आरुष एक पुराने से दिखने वाले पेड़ के सामने खड़ा था। बाकी के तीनों दोस्त उसे इस तरह घूर रहे थे जैसे वो बॉर्डर पर लड़ने जा रहे हो। शूटिंग शुरू हुई। तो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे इस नए एक्सक्लूसिव वीडियो में। मैं हूं आपका आरुष और इस वक्त मैं जिस जंगल में हूं उसे आप सब जानते ही होंगे। हाँ, ये वही जंगल है जिसमें कभी पैरानॉर्मल एक्सपर्ट अभिनव जोशी अपनी ही वैन में डेड पाए गए थे और उसकी मौत आज तक एक सवाल, एक अनसुलझी पहेली है हम सबके लिए। आखिर क्या वजह थी अभिनव के मौत की? आरुष टहलता हुआ जंगल में थोड़ा और अंदर गया। पीछे कैमरा संभाले बंटी भी था। पर क्या आपको पता है कि अभिनव की रहस्यमय मौत ही एकमात्र रहस्य नहीं है इस जंगल का? क्या आपको पता है कि यह वही जगह है जहां शहर के कुछ संदिग्ध किस्म के लोग कभी इकट्ठा हुआ करते थे? वो लोग सबसे छुपकर इस वीराने में क्या करते थे? आखिर कौन थे वो लोग? और सबसे बड़ा सवाल, डेविल कॉल। क्या है ये डेविल कॉल? ये सुनकर आरुष के अलावा तीनों चिहुक पड़े। क्या इस डेविल कॉल और अभिनव की मौत का कोई कनेक्शन है? कोई नहीं जानता, कोई भी नहीं। पर क्या सचमुच? नहीं दोस्तों, ऐसा नहीं है। कोई है, कोई तो है जो सब जानता है। कोई है जिसने इसे जाना, समझा और रोका भी। वो जिस पर शहर की सुरक्षा की जिम्मेदारी है। वो जो इतना बड़ा राज अपने अंदर दबाए सिर्फ इसलिए खामोश है कि हम लोग चैन से सो सके। वो किसी को भी आतंकित नहीं करना चाहता। आउच, मेरे बाल। उप्स। क्या उप्स? तुम्हारी ना टेक्निक ही खराब है, तो सिखा दो ना प्लीज। वो उस पर ढेर हो गया और खिलखिलाने की आवाज आई। श्श, धीरे, शैतान जाग गया ना तो हो गया फिर। खबरदार जो उसे शैतान कहा। शैतान ही है वो। मेरी खुशी बर्दाश्त नहीं उसे। पागल। फुसफुसाते हुए वो वार्तालाप चल ही रहा था जब एक बच्चे की नींद से जागने और फिर रोने की आवाज आई। देखो क्या कहा था मैंने? मेरी खुशी ना देखी जाती इससे। जाग ही गया शैतान। हाँ देखो, अरे अब छोड़ो भी, बच्चा रो रहा है। भुनभुनाते हुए विनय उठा और दिया अर्जुन का डायपर चेक करने लगी जो उनका 1 वर्ष का बच्चा था। फिर वो उसे दूध पिला रही थी जब विनय उठकर पानी के लिए रसोई की तरफ बढ़ा। तभी उसे अपने फोन की वाइब्रेशन महसूस हुई। उसने जेब से मोबाइल निकाला। सिन्हा इस वक्त? सिन्हा उसका सब इंस्पेक्टर था। हाँ सिन्हा, सॉरी सर जी, अभी डिस्टर्ब किया आपको, पर हुआ क्या? आपको लिंक भेज दिए है, खुदे देख लीजिए। कॉल डिस्कनेक्ट करके जब विनय ने उस लिंक पर क्लिक किया तो गुस्से के मारे उसका रोम रोम धधक उठा। आरुष ने वो वीडियो अपने चैनल पर अपलोड कर दिया था। उस वीडियो में उसने जमकर हवा बनाई थी डेविल कॉल की। अपने दर्शकों को साफ साफ ये इशारा भी किया था कि अभिनव के गायब होने के पीछे डेविल कॉल ही था, और ये भी कि पुलिस विभाग के नाक समझे जाने वाला इंस्पेक्टर विनय उस बारे में सब कुछ जानता था। विनय दांत पीसने लगा। बहुत पहले ही उसने आरुष और उसके दोस्तों को चेतावनी दी थी कि इस मामले से दूर रहे। बावजूद उसके इतनी हिम्मत इनकी, इन सब की खबर तो लेनी ही पड़ेगी। ऐसा सबक सिखाऊंगा कि वीडियो बनाना ही भूल जाएंगे कमबख्त। वो एक शांत सी जगह थी, वही कैफे जो अक्सर आरुष और उसके दोस्तों का अड्डा हुआ करता था। आरुष जानता था कि विनय किसी भड़के गैंडे की तरह उन सब के पीछे पड़ेगा। वो ऐसा करे इसके पहले ही आरुष ने उसे फोन करके बता दिया था कि वो कहाँ है। वो जानता था कि विनय सार्वजनिक जगह पर खुद को काबू में रखेगा। कुछ देर बाद आरुष को कांच के दरवाजे के पार वो दिखाई दिया और उसका दिल घबराने लगा। डर मत आरुष, शांत रह, लंबी लंबी सांसें ले। वो बस गुस्सा ही तो करता है, सुन लेना, इतना नहीं कर सकता दीपिका के लिए। विनय उसकी मेज के पास आया। यह देखकर आरुष को तसल्ली मिली कि वो सादे कपड़ों में था, पर उसके जबड़े की एक एक मांसपेशी फड़क रही थी और आंखें ऐसी कि नजरों से ही भस्म करती लग रही थी। बैठ जाइए प्लीज, आरुष अटकते हुए बोला और उसके सम्मान में खुद ही खड़ा हो गया। कुछ देर जैसे खुद के गुस्से पर काबू पाता विनय खड़ा रहा।
फिर उसके सामने वाली कुर्सी पर बैठ गया। अब आरुष भी बैठ गया। क्या हरकत हुई है? मना किया था ना मैंने। विनय ने उसे झड़का। सर वो चैनल चल नहीं रहा था तो हमने सोचा कुछ। सोचा ही क्यों? मेरी बात भूल गए। विनय भिजे चिबड़े से बोला। ठीक है, आप गुस्सा हो रहे हो तो पार्ट 2 अपलोड नहीं करूंगा। आरुष ने हिम्मत करके बोला और पाया कि उसके पांव कांपने लगे थे। विनय उसे किसी विशाल खूंखार ड्रैगन की तरह लग रहा था जो कभी भी आग उगल कर उसे राख कर देता। तो कोई पार्ट 2 भी है? हाँ, पर अपलोड नहीं करूंगा, वरना तुम्हारी हड्डी पसली तोड़ दूंगा। विनय दांत किटकिटाते हुए बोला। आरुष ने कांपते हुए उससे नजरें मिलाई। वो तोड़ने से लोग वीडियो नहीं देखेंगे या उसमें दिखाई बातों को सीरियसली नहीं लेंगे। ज्यादा साड़ा बन रहा है, देख रहा हूँ आजकल। हाँ, विनय उसके गाल पर चिमटता हुआ बोला, लेकिन आरुष शांत रहा। हाँ, वो तो मैं हूँ, अब तभी तो आपका काम आसान कर देता हूँ, आरुष बोला। हिम्मत करके वो बहादुरी दिखा रहा था, पर अंदर से उसकी हालत खराब हो रही थी। क्या कहा? विनय ने एक भाव चढ़ाई। हाथ पैर तोड़ने से आसान होगा आप हमारी मदद कर दो, हम दूसरे वीडियो से काम चला लेंगे और ये वाला डिलीट भी कर देंगे, आरुष बोला। तुम मुझे ब्लैकमेल कर रहे हो? विनय के कान फिर लाल होने लगे और आरुष की सांस अटकने लगी। हेल्प के लिए बोल रहा हूँ बस, आप पर्सनली ना ले, आप ही का फायदा है और हमारा भी, उसने जल्दी से जोड़ा। बात क्या है? विनय ने पूछा। जवाब में आरुष ने बताया कि उनका एक और प्रोजेक्ट है गायब शुदा दीपशिखा के ऊपर, जिसके लिए तुषार खोसला से मिलना बहुत जरूरी है। तो इसमें मैं कहाँ से आया बीच में? विनय ने कहा। आरुष समझ गया कि वो जानबूझकर अनजान बन रहा था। मैं एक मामूली इंस्पेक्टर हूँ और वो तनु खोसला का भाई है। आरुष ने तपाक से उसकी बात पूरी की और तुरंत ही होठ काटे और हड़बड़ा कर परे देखने लगा। विनय उसे घूरने लगा। वो समझ गया था कि आरुष क्या कहना चाह रहा था। आखिर कुछ दिनों पहले उसकी मुलाकात एक पार्टी में आरुष से हुई थी, जहां विनय उम्र में खुद से काफी बड़ी एक औरत के साथ पहुंचा था और बाद में आरुष को बताया था कि उसके पीछे पागल वो औरत असल में उस होटल की मालकिन थी, जो असल में तनु खोसला थी, और अब आरुष उसके भाई तक पहुंच बनाने के लिए उसे जरिया बना रहा था। पर अभी जाहिर था कि सब कुछ विनय के मूड पर निर्भर करता था। बात क्या है? विनय उसे गौर से देखता हुआ बोला। आरुष को वो नजरें खुद को भेदती हुई महसूस हुई। बताया तो बात क्या है, बस आपकी जरा सी मदद चाहिए। उस समय की उस फिल्म, उसकी कास्ट एंड क्रू की थोड़ी इन्फॉर्मेशन चाहिए थी बस। आरुष विनम्रता से बोला और मन ही मन मना भी रहा था कि अब कम से कम विनय इस बारे में कोई और सवाल जवाब ना करे। तो इतना सब कुछ बस उस एक वीडियो के लिए, है ना? विनय ने पूछा और आरुष खुद में सिकुड़ गया। हाँ, और क्या? वो भरसक अपनी आवाज को सामान्य रखने की कोशिश करता हुआ बोला। देखो, अगर मदद चाहिए ना तो मुझे सारी बातें सच सच बताओ। मैं कोई खल पैदा नहीं हुआ था। इतनी मुझे भी समझ है कि चने खरीदने के लिए पहले कोई बैंक बैलेंस खड़ी नहीं करता। कम ऑन। विनय उसे घूरता हुआ सख्त स्वर में बोला और आरुष को इसी बात का डर था। अविरल की ही तरह विनय को भी लग रहा था कि बस एक वीडियो की मामूली जानकारी पाने के लिए वो आखिर इतना रायता क्यों फैला रहा है। सच कहूंगा तो आप मान लेंगे, आरुष अंत पंत सीधा उसकी आंखों में देखता हुआ बोला। विनय थोड़ा हड़बड़ाया। न आरुष अब सहमा हुआ लग रहा था और न ही उसकी आवाज कांप रही थी। तो सुनिए, मैं दीपशिखा से प्यार करता हूँ, आरुष ने दृढ़ स्वर में कहा। विनय ने सुना, फिर उसके आगे और बोलने का इंतजार करता रहा, पर आरुष इतना ही बोलकर चुप हो गया। हाँ, तो तुम्हारी गर्लफ्रेंड का नाम दीपशिखा है, उसका इन सबसे क्या लेना देना? विनय बोला। दीपशिखा ही वो एक्ट्रेस है जो उस फिल्म के शूटिंग के दौरान गायब हो गई थी, आरुष बोला और उसने होठ भींच लिए। विनय ने अब चौंक कर उसे देखा। उसके चेहरे पर ऐसे भाव आए जैसे वो क्या समझने की कोशिश कर रहा हो। क्या? सुबह मैं ही मिला हूँ, बहाने तो ढंग के बना, विनय खिल्ली उड़ाते लहजे में बोला। ये कोई बहाना नहीं है, मैं सच कह रहा हूँ। आप जानते हैं, आखिर इतने काबिल पुलिस वाले हैं, आपको तो पता ही होगा कि कब कौन झूठ बोल रहा है और कौन नहीं, आरुष सपाट लहजे में बोला। विनय कुछ देर देखता रहा, फिर उसने जोर का ठहाका लगाया।
यार एक तो ये तुम लोगों की जनरेशन और इसे बात बात पर होने वाला प्यार, स्कूल वाला लव, कॉलेज वाला लव, पीजी वाला लव, पड़ोस वाला लव, फेसबुक वाला लव, दोस्त की शादी में मिला लव और पता नहीं कौन कौन सा लव। और अब तूने तो सबको ही पीछे छोड़ दिया मेरे भाई। विनय फिर हंसा। यार किस जमाने की वो बेचारी मिसिंग हीरोइन, अब कम से कम उसे तो बख्श देता। विनय ने आगे कहा। आरुष चुप रहा। उसने बात ही ऐसी कही थी और क्या उम्मीद थी उसे। विनय क्या उसकी जगह कोई भी होता तो यही प्रतिक्रिया होती उसकी भी। क्या एज है तेरी? हाँ, विनय ने कहा। 23। आरुष दबे स्वर में बोला। गजब, और इस उम्र में हम लल्लू बने पिछवाड़ा घिस रहे थे पुलिस की नौकरी पाने के लिए। साला समय, पैसा, औकात कुछ भी तो नहीं थी कि लव किया जाए। पर तुमको क्या, लगे रहो। ऐसे ही थोड़ी रामाधीर सिंह ने कहा था कि जब तक इस दुनिया में सनीमा है। विनय बोलता हुआ रुक गया। वो आरुष को घूरने लगा। उसका चेहरा बहुत ही संजीदा था। अरे क्यों कर रहे हो यह सब? विनय ने सीधे से पूछा। आप नहीं समझेंगे, जो सच था मैंने बोल दिया। आरुष बोला। और क्या मिलेगा इससे? पता नहीं, बस जानना चाहता हूँ कि वो कहाँ गायब हो गई। पहले कभी किसी भूत चुड़ैल से लव नहीं हुआ तेरे को? वीडियो तो पहले भी बनाता था, विनय ने कहा और आरुष ने आहत भाव से उसे देखा। ठीक है, करता हूँ कुछ, लेकिन सबसे पहले वो वीडियो हटा अपने चैनल से। यहाँ आने के पहले ही डिलीट करके आया हूँ उसे, आरुष धीरे से बोला। विनय ने पहले तो उसे घूर कर देखा, फिर अपना मोबाइल निकाल कर चेक करने लगा। तो इतनी देर से क्या पका रहा था? वीडियो तो डिलीट हो ही गया। विनय कुटिलता से बोला। दोबारा भी अपलोड हो सकता है सर, आरुष भारी दिखावटी विनम्रता से बोला और विनय ने घूर कर उसे देखा, लेकिन आरुष ने पलके भी नहीं झपकी। मैं तुम्हें इन्फॉर्म करूंगा, विनय उठता हुआ बोला, फिर ठिठका। और आरुष ने सर उठाकर उसे देखा। इस बार जो हुआ सो हुआ, आगे ना हो याद रखना, ये मेरी अंतिम चेतावनी है। इस बारे में किसी की भी कैसी भी कोताही बर्दाश्त नहीं मुझे, विनय ने कहा और आरुष ने महसूस किया कि उसकी आवाज कितनी सख्त हो गई थी। सर, अगर वो सब झूठ है तो कोई कितने भी वीडियोस बनाए, क्या फर्क पड़ता है? और अगर सच है तो क्या लोगों को जानना नहीं चाहिए उस बारे में? आरुष ने जल्दी से कहा। अच्छा, तो तुम्हें अब लोगों के अधिकारों की चिंता हो रही है, क्यों? विनय ने व्यंग से कहा। आरुष हड़बड़ा गया। नहीं सर, मैं वो। तो सुनो, नहीं, तुम्हारी बात का जवाब है नहीं, नहीं पता होना चाहिए। अब पूछो क्यों? पूछना क्यों? आरुष हड़बड़ाया। क्योंकि लोगों का मतलब है भीड़, और भीड़ का कोई दिमाग नहीं होता, इसीलिए, विनय ने कहा। आरुष ने उसे उलझन से देखा। नहीं समझे? समझाता हूँ। मान लो कुछ लोग तुम्हारे वीडियो को देखते हैं कि डेविल कॉल होता है और शहर के ही ढके छिपे लोग उसे करते हैं। अब क्या वो इतने से शांत हो जाएंगे? नहीं। फिर किसी दिन किसी सोशल साइट्स पर किसी की एक पोस्ट आएगी सिर्फ लाइक और कमेंट्स पाने के लिए कि उसने इसे देखा भी है, डेविल कॉल को। जब एक को दिख गया तो भाई दूसरे सुरमा क्यों पीछे रहे? सुरमाओं की कमी थोड़ी है हमारे यहाँ, वो भी देखने लगेंगे। बातों का मर्म कोई नहीं समझेगा, बस मुंह उठाकर सिर्फ टाइम पास के लिए वो चर्चा करेंगे, इस पर दावे करेंगे बेसिर पैर के। जाना क्या है, बस मुंह की हवा और कुछ नहीं। और फिर एक दिन किसी औरत को अपना पति, तो किसी सास को उसकी बहू, तो किसी बॉस को उसका एम्प्लॉय, और किसी को उसका पड़ोसी, ड्राइवर, दूध वाला, पेपर वाला, चाय वाला, दोस्त, मित्र, यार, सब के सब धीरे धीरे शैतान लगने लगेंगे। आखिर इस भीड़ में सिर्फ कमेंट्स और लाइक पाने वाले और गपशप करने वाले ही नहीं, कुछ जेन्युइन लोग भी होंगे ना, जो कि सच में ही डरते होंगे। तब क्या? अब क्या हम एक एक को पकड़े, उनके कान में फूके कि ये सब बकवास है, रायता ना फैलाओ। और ये सब किस लिए? तुम्हारे वीडियो के लिए। भीड़ हमेशा मूर्ख होती है, चाहे वो समझदारों की ही क्यों ना हो। दिमाग ना होने से भी बुरा अगर कुछ है तो वो है एक साथ कई दिमागों का एक जगह पर होना। याद रखना, विनय ने बात खत्म की। और उसी भीड़ को बाकी वीडियो से समस्या नहीं? आरुष ने पूछा। विनय ने उसे घूरा और परेशानी से कमर पर हाथ रखे। वो इसीलिए मुन्ना कि जब लोग फुर्सत में अपने कमरे में पड़े कानों में हैंड्स फ्री ठूसे तुम्हारा वीडियो देखते हैं ना, तो कहीं ना कहीं वो भी जानते हैं कि सब कुछ फेक है। और अगर फेक नहीं भी है तो भी उन्हें कैसा डर? ड्रैकुला पड़ा है अपने महल के ड्राइंग रूम में, वेयरवुल्फ जंगल में, भूत पिशाच कब्रिस्तान में, पर ये वीडियो और इसका कंटेंट डेविल कॉल सीधे सीधे उनके शहर से ताल्लुक रखता है। जैसा कि अभी मैंने कहा, वो भीड़ है, नॉर्मल नहीं रह पाएंगे। जब खुद के घर में आग लगे तो बंदा बचाने दौड़ता है, पर वहीं पड़ोसी के घर में आग लगे तो
तमाशा देखता है। आरुष ने उसकी बात पूरी की। ना, तमाशा देखना इज ओल्ड फैशन। आजकल तो मोबाइल निकाल कर पहले वीडियो बनाता है, विनय ने कहा। मैं चलता हूँ, दोबारा वीडियो बनाओ तो ध्यान रहे, आग हमेशा पड़ोसी के घर लगे। आरुष के दोस्त उससे ऐसे मिले जैसे वो जल्दी इमारत के अंदर से जिंदा लौटा हो। उन्हें विश्वास ही नहीं हो रहा था कि इंस्पेक्टर विनय उनकी मदद करने को तैयार था। मेरी अब भी नहीं समझा, वो तो फैमिली मैन है, बीवी बच्चे वाला, तो माया व तनु खोसला उससे कहाँ फिट हो गई। बंटी बोला। तुझे क्या करना है, तो उसकी बीवी है, अविरल बोला। मुझे लगता है वो अपना काम निकालने के लिए ही उससे मिलता जुलता है। आखिर तुषार खोसला का नाम एक टाइम पे अंडरवर्ल्ड से भी जुड़ा था। आरुष बोला। अब क्या, बंटी ने पूछा। सारी इन्फॉर्मेशन आने देते हैं, फिर देखते हैं, आरुष ने कहा। देखना क्या है, हमारे पास उस महल के फुटेज है और ये इन्फॉर्मेशन और आ जाए, बाकी मटेरियल नेट पर अवेलेबल है, वीडियो कंपोज करना शुरू कर देंगे, अविरल ने कहा। अरे पर वो महल वाली फुटेज काफी नहीं है, हमें दोबारा जाना होगा वहाँ, आरुष जल्दी से बोला और सभी चौंक पड़े। वाह, जब मैं जा रहा था तो सब भाव खा रहे थे, अब क्या हुआ आरुष, अविरल ने कहा। आरुष मुंह फाड़े उसे देखता रहा। कैसे बताता उन सबको कि जैसे ही उस आनंद की खबर मिले उसे दीपशिखा से मिलना होगा, और बार बार मामा जी के घर जाने का एक बहाना था वो महल। यार, तब हम कहाँ कुछ जानते थे, इसीलिए गड़बड़ हो गई। इस बार तो सब कुछ प्लान करेंगे और हो सके तो रचना को भी अपने साथ ले जाएंगे। मैं मामा जी से पहले ही बात कर लूंगा कि उसे छुट्टी दे दे, आरुष बोला। ओ तेरी रचना, तब तक भाग के जाएगा ये, बंटी ने अविरल को छेड़ा। वो रचना से कुछ खासा ही इम्प्रेस्ड था। बाकी के दोस्त इस वजह से अक्सर छेड़ते रहते थे उसे। पर मुझे बार बार परमिशन नहीं मिलेगी जाने की यार, स्नेहा बोली। हाँ यार, मैंने भी पापा जी को हेल्प करनी होती है, बंटी बोला। तो टेंशन क्या है, मैं और अविरल चले जाएंगे। देखो, ये टॉपिक पहली बार हमारे ही चैनल पर दिखने वाला है, फ्रेश कंटेंट है, तो मैं चाहता हूँ बूम हो सब कुछ, कहीं कोई कमी न रह जाए। अरे हम ही अगर इसी टॉपिक पर दूसरा वीडियो बनाकर डाले ना तो वो बात नहीं रह जाएगी। फर्स्ट टाइम का चार्म ही अलग रहता है, आरुष भारी समझदारी से बोला। अविरल याद कर रहा था जब वो उस महल में शूट कर रहे थे तो आरुष के जो शब्द थे, थोड़ा जल्दी करो मेरा दम घुट रहा है, और अब वो खुद ही वहां जाने को बोल रहा था, वो भी इतना जोर देकर। दाल में कुछ तो काला था पक्का, पर उसने कुछ कहा नहीं। वो खुद भी उस महल में जाना चाहता था और आखिर रचना से भी तो मिलना था उसे। उस दिन बहुत दिनों बाद दादू के साथ उसने कोई फिल्म देखी थी, पर अब तो उसका मन पुरानी फिल्मों में भी नहीं लगता था। हर हीरोइन उसे दीपशिखा लगती थी। बार बार उसके मन में आता था कि अगर वो हादसा नहीं होता तो शायद वो दूसरी फिल्मों में भी नजर आती। कभी उसे ये डर लगता कि अगर वो उसे शूट पर जाने से रोकेगा तो कहीं ऐसा तो नहीं कि उसके घर में वो आग लगे और वो उसकी चपेटे में आ जाए। तो दूसरी तरफ अब उसे एक नया ही डर सताने लगा था। वो टूटी गर्दन वाला प्रेत जब भी उस पर हमला करता हमेशा उसके खिड़की खोलते ही गायब हो जाता। इसका क्या मतलब था? खिड़की खोलते ही क्या हो जाता था? सिर्फ एक चीज के, उसकी और दीपशिखा की दुनिया एक हो जाती थी। तो कहीं ऐसा तो नहीं कि वो प्रेत ही दीपशिखा हो? भाई खिड़की खोलते ही तो वो जीती जागती सामने आ जाती है, फिर उस प्रेत का कैसा अस्तित्व? इसलिए वो गायब। आरुष ने बेचैनी से करवट बदली और सीधा होकर छत को घूरने लगा। अब सवाल ये उठता है कि चलो मान लिया कि वो भूत दीपशिखा है, तो वो मुझसे क्या चाहता है? आरुष सोचता रहा और उसके दिमाग में उभरा वो सपना जिसमें खिड़की के दूसरी तरफ आग ही आग थी और दीपशिखा का पूरा घर जल रहा था। ओह, कहीं इसी वजह से तो नहीं? पर एक मिनट, वो तो पहले से ही भूत है। जब मैंने कोई छेड़छाड़ नहीं की थी तब से। फिर पर अभी तो छेड़छाड़ कर दी ना, दीपशिखा को रोका भी एक तरीके से। कुछ हुआ क्या? सोचते हुए आरुष ने साइड टेबल से अपना मोबाइल उठाया और एक बार फिर से फिल्म 21 सालों का इंतजार को सर्च करने लगा। कुछ देर बाद उसने बेचैनी से वापस मोबाइल साइड टेबल पर रख दिया। कुछ भी नहीं बदला था। अब भी दीपशिखा लापता ही थी। कोई ऐसे ही गायब नहीं हो जाता कि किसी को ढूंढे ना मिले। कहीं वो? आरुष सोचता रहा और एक बार फिर उसका दिमाग उस भूतनी में उलझ गया। उफ मॉम, अब क्या गुम गया आपका? कुछ देर बाद आरुष बुरी तरह से नींद में बड़बड़ाया।
बहुत मुश्किल से उसकी आंख लगी थी, तभी कमरे में कुछ खटर-पटर की आवाज़ आई और उसकी नींद टूटने लगी। उसकी माँ अक्सर अपना कुछ न कुछ सामान ढूँढने कभी भी उसके कमरे में आ जाया करती थी। तभी तंद्रा की अवस्था में ही आरुष को कुछ अजीब महसूस हुआ। मॉम इतनी रात गए क्या ढूंढ रही है उसके कमरे में? मॉम! आरुष ने आंखें खोली और नीम अंधेरे में धुंधली नजरों से ही सामने देखा तो कोई वाकई में सामने खड़ा उसके सामानों में खटर पटर कर रहा था। उसकी पीठ उसकी तरफ थी जो काले लंबे बालों से ढकी हुई थी और आरुष के अंदर फिर से घबराहट हिलोरे मारने लगी। मॉम के बाल इतने लंबे तो नहीं? ऐसा ख्याल आते ही वो झटके से उठ बैठा। ऐसा लगा खटर पटर करने वाले को भी ये एहसास हो गया था। उसके हाथ शांत हुए और वो पलटी। आरुष सदमे से जड़ हो गया। उसे उम्मीद भी नहीं थी कि वो यहाँ उसके कमरे तक चली आएगी। उसे तो लगा था कि उस भूतनी का संबंध बस उसके मामा जी के घर और उस खिड़की वाले कमरे तक ही था। अभी वो उस बालों से ढकी भयानक आकृति को ठीक से देख ही रहा था कि वो गायब हो गई। उसने सर झटका, फिर गौर से देखने की कोशिश करने लगी कि वो क्या कर रही थी। वो उसके बिस्तर से दूर सामने वाली दीवार से लगी शेल्फ के पास खड़ी थी। आरुष और ठीक से देखने के लिए बिस्तर से उठा। उसने एक पाँव नीचे रखा ही था जब पलंग के नीचे से एक हाथ आकर उसके ठकने पर जकड़ गया। वो खड़े खड़े जम गया। घबराहट से उसने नीचे देखा तो पलंग के नीचे से धूसर सीमेंट के रंग का एक हाथ उसके पैर को कसकर पकड़ा हुआ था। पर यह कैसे संभव है? पलंग का निचला हिस्सा तो फर्श से मुश्किल से 6 से 7 इंच ही ऊपर होगा। भला इतनी सी जगह में कोई कैसे? आरुष डर के मारे अब हिल भी नहीं पा रहा था। फिर उसे महसूस हुआ कि वो हाथ जकड़ता ही जा रहा था और उसका पैर सुन्न पड़ रहा था। पूरी हिम्मत जुटाकर एक झटके से उसने खुद को छुड़ाया और आगे की तरफ लपका, मगर तब तक उसके पैर पूरी तरह जकड़ गए थे। वो आगे न बढ़ पाया और लड़खड़ा कर गिर पड़ा। उसका चेहरा फर्श से जा लगा और तभी उसकी नज़र पलंग के नीचे पड़ी। डर के मारे पैर की ही तरह जैसे उसका पूरा शरीर सुन्न पड़ गया। पलंग के नीचे अंधेरे में 2 भूरी आंखें उसे घूर रही थी। आंखें जिनमें जीवन का नामो निशान न था। कहीं से धीमी धीमी किर किर की आवाज़ भी आ रही थी। ऐसा पहली बार हुआ था। हमेशा तो उसकी शकल बालों से ही ढकी रहती थी। आरुष ने जैसे 1 सदी बाद पलकें झपकी और अब वो पलक झपकते ही बाहर उसके सामने खड़ी थी। इस कहानी में आगे क्या हुआ जानने के लिए बने रहिए और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। हर दिन 7 बजे नई नोटिफिकेशन अपडेट के लिए। कहानी पसंद आई तो वीडियो को लाइक करना ना भूलें और चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। थैंक यू।